एपिसोड 14 अद्विक और अध्या का एक होना। सुबह की पहली किरणें समंदर की लहरों पर सुनहरी चादर बिछा रही थीं। रिजॉर्ट की खिड़कियों से आती हल्की सी हवा ने कमरे का पर्दा हौले से उड़ाया। बिस्तर पर अध्या और अद्विक एक दूसरे की बाहों में सोए हुए थे। रात की खामोशी अब एक नर्म सा सुकून बन चुकी थी। अध्या ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। सबसे पहले उसे अद्विक का चेहरा नजर आया। गहरी नींद में भी उसकी शक्ल पर वही रफ और टफ अंदाज था, जैसे हर पल सतर्क रहने वाला आदमी कभी ढीला नहीं पड़ता। अध्या ने हल्के से मुस्कुराते हुए उसकी बाहों से निकलने की कोशिश की, पर अद्विक ने नींद में ही कसकर उसे अपनी ओर खींच लिया। कहाँ जा रही हो? उसकी भारी आवाज अभी भी उनींदी थी। अद्विक, अध्या ने धीमे स्वर में कहा, सब देख लेंगे। अद्विक ने आंखें खोले बिना जवाब दिया। देखने दो, अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। ये कहते हुए उसे एक हल्का किस किया। थोड़ी देर बाद दोनों तैयार हुए। जैसे ही वे कमरे से बाहर निकले, पूरे परिवार की नज़रें उन पर टिक गईं। शिवांश ने शरारत करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग भाभी जी। मिशा ने मुंह छिपाकर हंसी दबाई। लगता है किसी ने एक ही रूम में अच्छी नींद ली है। शिवांगी बोली, वाह, बिना बताए सीक्रेट हनीमून स्टार्ट कर लिया। अध्या के गाल लाल पड़ गए, जबकि अद्विक ने बिना किसी भाव के साथ सबको घूर रहा था। ज्यादा मुंह खोलने की जरूरत नहीं है, उसने सख्त लहजे में कहा, वरना बीच पर तुम्हें पानी में फेंक दूंगा। सब हंसने लगे और माहौल हल्का हो गया। आज तो पूरा गोवा एक्सप्लोर करना है, अक्ष ने कैमरा उठाते हुए कहा। और कोई पीछे नहीं हटेगा। स्टाइलिश कपड़ों में तैयार होना भाई, शिवांश ने जोड़ा। सबने एक दूसरे को देखा और हंस पड़े। हर कोई इस दिन के लिए तैयार था, जैसे हीरो और हीरोइन किसी फिल्म के सेट पर। मिशा ने फ्लोरल शॉर्ट ड्रेस पहनी थी, हल्के वेवी हेयर और बड़े चश्मों के साथ। आहाना येलो समर ड्रेस में खिल रही थी। शिवांश डेनिम शॉर्ट्स और वाइट टी शर्ट में कूल लग रहे थे। आरव ट्रॉपिकल प्रिंट वाली शर्ट में, अध्या वाइट क्रॉप टॉप और ब्लू डेनिम शॉर्ट्स में थी, हल्की सी डायमंड ज्वेलरी के साथ। और अद्विक ब्लैक लिनेन शर्ट, स्लीव्स फोल्ड करके, डार्क शेड्स में। उसका रफ टफ अंदाज सबको खामोश कर रहा था। स्कूटी राइड का मजा, तो स्कूटी चाहिए या कार? अक्ष ने पूछा। स्कूटी, सबने एक साथ चिल्लाया। थोड़ी देर में सबके पास अलग अलग स्कूटियां थीं। बॉडीगार्ड्स पीछे पीछे चल रहे थे। अद्विक ने बिना पूछे अध्या के सामने स्कूटी रोकी। चढ़ो, उसकी आवाज में कोई ऑप्शन नहीं था। मैं खुद चला सकती हूँ। अध्या ने भान चढ़ाई। नहीं, तुम मेरे पीछे ही बैठोई। अध्या थोड़ी बहस करना चाहती थी, लेकिन सबके सामने नाटक करने की जगह उसने चुपचाप पीछे बैठना बेहतर समझा। स्कूटी स्टार्ट होते ही हवा उसके चेहरे से टकराई। अद्विक की चौड़ी पीठ के पीछे बैठकर उसे अजीब सा सेफ्टी का एहसास हुआ। तुम हमेशा ऐसे कंट्रोल क्यों करते हो? अध्या ने धीरे पूछा। क्योंकि दुनिया तुम्हें छीनने की कोशिश कर सकती है, लेकिन मैं किसी को भी ये मौका नहीं दूंगा। अद्विक मुस्कुराया। गोवा की गलियों में सबने स्कूटी दौड़ाई और गोवा की पतली गलियों से गुजरे। जगह जगह छोटे कैफे, बीच साइड शॉप्स, कलरफुल घर और लोकल मार्केट। मिशा बीच बीच में चिल्लाई, रुको, मुझे शेल्स खरीदने हैं। शिवांश हंसते हुए बोला, तू पूरी गोवा मार्केट घर ले जाएगी। आखिरकार सब एक लोकल बीच कैफे में रुके। नारियल पानी, पेस्ट्रीज और कॉफी के साथ सब हंसी मजाक करने लगे। अध्या खिड़की के पास बैठी थी, अद्विक उसके बगल में। उसकी निगाहें चारों ओर थी, लेकिन अध्या के पास बैठकर अध्या सुरक्षित महसूस कर रही थी। सबने तय किया कि आज वाटर स्पोर्ट्स का पूरा मजा लिया जाएगा। सब साथ में वाटर एक्टिविटी बीच साइड चले गए।
फिर सब क्या एक्टिविटी करेंगे ये डिसाइड करने लगे। पैरासेलिंग। अध्या और अद्विक ने एक साथ पैरासेलिंग किया। अद्विक ने धीरे से कहा, तुम डरोगी नहीं? अध्या ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हवा में ऊंचाई पर समंदर की नीली चमक उनके नीचे थी। अद्विक ने अध्या की बाहें कसकर पकड़ लीं और अध्या का दिल तेजी से धड़क रहा था। अद्विक ने भी उसे अच्छे से अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था। वैसे तो उन सब ने ये सब एक्टिविटी पहले भी किया हुआ था, पर हर बार का अपना अलग मजा था और फैमिली के साथ और अच्छा लगता है। जेट स्की राइड। अब अक्ष, शिवांश और मिशा ने जेट स्की ली। अद्विक ने अध्या के साथ जेट स्की पर तेजी से राइड शुरू की। पानी की छींटें उनके चारों ओर उड़ रहे थे। अध्या चिल्ला रही थी, मजा भी और डर भी। अद्विक ने उसे गले लगाकर कहा, सुरक्षित हो, बस मजा लो। बनाना राइड और बम्पर राइड। आहाना और आरव ने बनाना राइड ली, जबकि शिवांश और मिशा बम्पर राइड पर मस्ती कर रहे थे। अध्या और अद्विक ने देखा और हंसते हुए दोनों राइड करने लगे। अद्विक ने अध्या को तेजी से पानी में झोंकते समय प्लेफुल टीजिंग किया। सब कंपटीशन के मूड में आ चुके थे। बोट राइड। शाम को सबने बोट राइड ली। नाव धीरे धीरे समंदर में चल रही थी। अध्या और अद्विक ने एक दूसरे के हाथ पकड़े। अद्विक ने कहा, तुम्हारे साथ ये पल हमेशा के लिए रोकना चाहती हूँ। आद्या ने बस हल्का सिर हिलाया। शाम को अक्ष ने कहा, गोवा आए हैं तो चच देखे बिना कैसे जाएंगे। सब स्कूटी पर बैठ गए और चच की ओर चल पड़े। वहां के सफेद गुंबद, लंबी खिड़कियां और मोमबत्तियों की खुशबू ने माहौल बदल दिया। सब अंदर गए, मोमबत्तियां जलाईं और प्रेयर की। माहौल शांत था। अध्या धीरे धीरे कन्फेशन रूम की तरफ चली गई। कमरे का पर्दा धीरे से समेटा गया और बाहर की हल्की सी हलचल, चच की घंटियों की गूंज, सब पीछे रह गया। भीतर पतली सी मोमबत्ती जल रही थी। उसकी मंद लौ पर अध्या का चेहरा और उसके भीतर का तूफान दोनों साफ दिख रहे थे। उसने गहरी सांस ली और जैसे ही फादर ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुम बताना चाहती हो, बेटिया? उसकी आवाज में कोमलता और बर्दाश्त की ताकत दोनों थी। अध्या की आंखें नम थीं। शब्दों का बोझ भारी था। उसकी आवाज कांपी, पर उसने खुलकर कहना शुरू किया, फादर, मैं अपने दिल का बोझ नहीं रख पा रही। मैंने बहुत कुछ अंदर दबा रखा था, पर अब ये सब उड़ाने को मन कर रहा है। मैं अद्विक के बारे में बोलना चाहती हूँ। उसकी उंगलियां बाहों पर कसकर बंधी थीं, जैसे कोई अदृश्य डोर उसे संभाले रखती हो। फादर ने धीरे से सिर हिलाया और बिना किसी निर्णय के सिर्फ सुनता रहा। वही जिंदगी की पहली दवा थी जो अध्या चाहती थी। सुनी जाना। जब मैं सब छोड़ के गई तब उसकी चुप्पी ने मुझे मौत सी काट दी, फादर। सालों तक मैंने उसके एक कॉल का इंतजार किया। हर जन्मदिन, हर खुशी के लम्हे। मैंने सोचा आज उसकी आवाज आएगी, पर एक मैसेज तक नहीं आया। कभी कभी लगता है कि मेरे प्यार का कोई हिसाब ही नहीं था उसके पास। और अब मैं युवरानी बनने के बाद इस डर में हूँ कि क्या मैं उसके साथ सही से निभा पाऊंगी। क्या मैं उसकी दुनिया की उन उम्मीदों पर खरी उतर पाऊंगी जिन्हें उसने कभी जताया ही नहीं। अध्या की आवाज टूटकर फुसफुसाहट बन गई। फादर ने एक शांत, पिता सदृश मुस्कान के साथ कहा, बेटिया, कभी कभी शब्दों की कमी का मतलब यह नहीं होता कि प्यार नहीं था, पर जो तुम्हें तोड़ रहा है वो सच्चाई से सामना करना जरूरी है। तुमने जो महसूस किया वह वास्तविक है। उसे दबाने से राहत नहीं मिलती। अध्या ने आंसू पोंछते हुए बढ़ाया, पर फादर, मुझे डर है कि अगर मैं उसके पास अपनी चाहत ले जाऊं तो वो मुझे बोझ समझेगा, या वर्स, कि वो अब मुझे वैसे न देखे जैसे मैं उससे उम्मीद करती रही हूं। मैंने खुद को तैयार किया था।
पर उसकी नज़रों की खामोशी ने मुझे असलियत से दूर कर दिया। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे चाहे, पर क्या वो अब भी वही अद्वैत है? फादर ने उसकी आंखों में देखा, बिना न्याय के, बिना जल्दबाजी के। प्यार और भरोसा साथ चलते हैं। दूरी और खामोशी अक्सर सवाल पैदा करते हैं, पर यह भी याद रखना कि हर इंसान की अपनी लड़ाइयाँ होती हैं, कभी अज्ञात, कभी ज़मीनी। तुम्हें सबसे पहले अपने आप से सच्चा होना होगा। यदि तुम्हारे दिल में अभी भी चाह है, तो अपने अस्तित्व की सच्चाई उससे बांटना, सीधे, नम्रता से, तुम पर भारी बोझ कम कर देगा। अद्या ने मुड़कर कहा, मुझे डर है कि खुलकर कहने पर मैं और टूट जाऊंगी। फादर ने धीरे कहा, डर का सामना करने में ही हिम्मत है। और अगर तुम निर्णय न भी लो, तो कम से कम यह मत भूलो कि तुम्हारा मूल्य किसी की चुप्पी से कम नहीं होता। भगवान तुम्हारे साथ हैं, और हम लोगों के रिश्ते भी खत्म होने नहीं चाहिए बस चुप्पी के कारण। अद्या ने आंखें बंद करके कहा, मैं चाहती हूँ कि मैं फिर से भरोसा कर सकूं, खुद पर और उस पर भी। पर सबसे पहले मुझे शांति चाहिए, ये जानने की शांति कि मेरा दर्द भी कोई देख पा रहा है। उसकी आवाज़ में अब एक कच्ची हिम्मत थी, जैसे कोई पत्थर उठाकर फिर से खड़ा हो रहा हो। फादर ने हाथ रखकर प्रार्थना का एक छोटा वाक्य कहा, और फिर बोलकर उसे कुछ सलाह दी। एक पत्र लिखो, अगर सीधे कहना मुश्किल लगे, ईमानदारी से, बिना आरोप के, अपने डर और अपेक्षाएं स्पष्ट कर दो। और अगर तुम्हें लगे कि अब वह बदल गया है, तो निर्णय तुम्हारे दिल की आवाज़ से ही लेना। पर याद रखना, प्रेम में जवाब का अभाव तुम्हारे होने का प्रमाण नहीं घटाता। अद्या ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसकी आंखों में अब थकावट थी, पर साथ ही कुछ हल्की चमक भी आ गई, एक तरह की छुटकारे जैसी। उसने फुसफुसाया, शायद मैं यही करूं, खुद को सच बताऊंगी, चाहे कितनी भी चोट लगे। फादर ने एक क्षण के लिए दया से उसे देखा और कहा, उसके बाद जो भी हो, तुम अकेली नहीं होगी। लोग हैं, प्रार्थना है, और तुम्हारी अपनी ताकत है। उसने मोमबत्ती की लौ के पास हाथ उठाया और बारीक सी मुस्कान में बोला, और बेटिया, कभी कभी सच्चाई बोलना ही ईश्वर की परिक्रमा में सबसे बड़ा कदम होता है। अद्या बाहर निकली तो हवा थोड़ी ठंडी लगी, पर इस ठंडक के साथ एक हल्की राहत थी, जैसे उसने अपनी आत्मा से एक भारी बोझ उतारा हो। वह जानती थी कि सच बोलने के बाद रास्ता आसान नहीं होगा, पर अब कम से कम उसे पता था कि वह अब झूठ की गर्माहट में जिंदा नहीं रहेगी। अद्वैत बाहर खड़ा सुन रहा था। उसकी मुठियां बंद थीं। अद्या ने गहरी सांस ली और चर्च की बड़ी लकड़ी की दरवाजे से बाहर निकली। धूप की किरणें उसके चेहरे पर पड़ीं, जैसे आसमान ने भी उसका बोझ हल्का करने की कोशिश की हो। बाहर सब लोग थे, मिशा, अक्ष, शिवांश, आहाना, सब एक दूसरे से हंसी मजाक में लगे हुए थे। जैसे ही वो बाहर आए, उसकी नज़रें अद्वैत को खोजने लगीं। भीड़ में, भाई बहनों के बीच, पर्यटकों के बीच, पर वो कहीं नहीं था। दिल तेज धड़क रहा था। आज मुझे सब कहना है, अब और नहीं रुक सकती। वो बार बार इधर उधर देखती रही। मिशा, अद्वैत कहाँ है? अद्या ने बेचैनी से पूछा। मिशा ने कंधे उचका दिए, अभी तो यहीं था, शायद बाहर निकल गया होगा। अद्या के कदम अपने आप बाहर की ओर भागे। हर मोड़ पर, हर सीढ़ी पर उसकी नज़र सिर्फ अद्वैत को ढूंढ रही थी, पर कहीं भी उसका अता पता नहीं। उसका दिल अचानक और भारी हो गया। क्या वो मेरी बात सुनकर मुझसे दूर चला गया, या मैं ही उसे समझ नहीं पाई? उस बेचैनी में उसकी सांसें तक तेज हो गईं। शिवांश ने हंसते हुए कहा, अरे डोंट वरी, वो कहीं गया होगा। तुम्हारा भाई अक्ष कह रहा था कि उसे थोड़ी अर्जेंट कॉल आई है। पर अद्या का मन नहीं माना।
उसने धीमे से फुसफुसाया। अद्वैक, प्लीज सामने आओ, आज मुझे सच कहना है। रात ढल चुकी थी। सब होटल लौट आए। एक एक कर सब अपने अपने रूम में चले गए। पर अध्या का मन बेचैन था। वो धीमे कदमों से अद्वैक के कमरे तक पहुंची। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था, अंदर अंधेरा नहीं, हल्की गोल्डन लाइट जल रही थी। अध्या होटल के कमरे में आए तो वहां उसका दिल और भी जोर से धड़क उठा। बिस्तर पर रखा वो खूबसूरत बॉक्स उसकी नज़रें खींच रहा था। धीरे से उसने ढक्कन खोला। अंदर चमचमाता हुआ रॉयल गाउन स्टाइल ड्रेस रखा था, रेड सिल्क और सिल्वर शिमर के मेल से बना, जैसे किसी प्रिंसेस के लिए ही डिज़ाइन किया गया हो। ड्रेस के साथ एक छोटा सा कार्ड रखा था। उसने से कार्ड खोल देखा, उसमें लिखा था, मेरी प्रिंसेस, तुम्हें शायद लगता होगा कि मैं तुम्हें बताए बिना चला गया, लेकिन सच ये है कि आज मैं सिर्फ शब्दों में नहीं, तुम्हारी आंखों में जवाब देना चाहता हूँ। इस बॉक्स के अंदर जो ड्रेस है वो तुम्हारे लिए है। वेयर दिस टुनाइट प्रिंसेस, क्योंकि आज की रात सिर्फ तुम्हारी है। मैं तुम्हें उसी तरह देखना चाहता हूँ जैसे मैंने हमेशा अपने दिल में देखा है। आज रात वहाँ तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तुम्हारा अद्वैक। उसकी उंगलियां कांप उठीं। लेटर पढ़ते ही चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, पर साथ ही दिल की धड़कन और तेज हो गई। तो यही है वो जिसने मुझे गायब होकर इतनी बेचैनी में डाल दिया था। इसे पहनकर आना। मैं तुम्हें उसी तरह देखना चाहता हूँ जैसे मैंने हमेशा अपने दिल में देखा है। अध्या ने गाउन को हाथों में लिया और आईने के सामने खड़ी हो गई। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। तो ये सब उसके प्लान का हिस्सा था। मैंने कितनी जल्दी हार मान ली थी। अध्या ने बड़ी ही नज़ाकत से वो ड्रेस पहनी। आईने में जब उसने खुद को देखा तो पल भर को यकीन ही नहीं हुआ कि सामने खड़ी लड़की वही अध्या है। खुले वेवी बाल, गले में हल्की डायमंड स्टोन वाली चेन और हाई हील्स, सचमुच किसी रानी जैसी लग रही थी। नीचे उतरते ही होटल के बाहर ब्लैक रोल्स रॉयस फैंटम खड़ी थी। उसके पास खड़ा ड्राइवर आदर से बोला, मैडम, प्लीज अंदर आइए, ये आपके लिए भेजी गई है। अध्या हैरान थी। ये सब सर का आदेश है, ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा। कार की खिड़की से बाहर का नज़ारा तेजी से बदलता जा रहा था। बीच बीच में अध्या की आंखें भर आतीं, फिर होंठों पर मुस्कान आ जाती। क्या ये सचमुच मेरे लिए है या मैं सपना देख रही हूँ? करीब आधे घंटे बाद गाड़ी एक प्राइवेट डेक पर रुकी। वहाँ सामने खड़ा था एक बेहद लग्जूरियस प्राइवेट यॉट, पूरी तरह रोशनी से सजी हुई। समुद्र की लहरों पर तैरती उस यॉट की शान देखकर अध्या की सांसें थम गईं। डेक पर हल्की रोज पेटल्स बिखरी थीं। हवा में हल्की सी लैवेंडर फ्रेग्रेंस थी और चारों ओर मोमबत्तियों की जगमगाहट, सचमुच किसी फेरी टेल जैसी। अध्या धीरे धीरे यॉट पर चढ़ी। अद्वैक, उसने धीमे से पुकारा, पर कोई जवाब नहीं आया। बस हल्की सी रोमांटिक ट्यून बज रही थी। वो आगे बढ़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कहाँ हो तुम? अचानक पीछे से एक हल्की सी आवाज आई, लुकिंग फॉर मी, प्रिंसेस? अध्या पलटी तो देखा, अद्वैक वहां खड़ा था। ब्लैक टक्सीडो, कॉन्फिडेंट स्माइल और आंखों में वही रफ टफ झलक। वो धीरे धीरे अध्या की ओर बढ़ा। उसके हाथ में एक छोटा सा वेलवेट बॉक्स था। आज की रात सिर्फ हमारी है, अद्वैक ने धीरे से कहा और बॉक्स खोला। अंदर था एक रेयर पेंडेंट, डायमंड क्राफ्टेड, जो सचमुच टूटते तारे जैसा चमक रहा था। पीछे बारीक अक्षरों में लिखा था, वन अध्या अद्वैक। अध्या की आंखें नम हो गईं। ये इतना खूबसूरत। अद्वैक ने बिना कुछ कहे पेंडेंट उठाया और उसके गले में सॉफ्टली पहनाया। तुम्हें हमेशा अपनी किस्मत का सितारा मानता आया हूँ, और ये पेंडेंट हर बार तुम्हें ये याद दिलाएगा कि तुम और मैं कभी अलग नहीं हो सकते।
अध्या की पलकों से आंसू लुढ़क पड़े। अद्विक, उसने धीमे से कहा, लेकिन शब्द वहीं अटक गए। अद्विक ने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। कुछ मत कहो, आज सिर्फ सुनो। ये पेंडेंट करोड़ों का हो सकता है, पर तुम्हारे बिना ये कुछ भी नहीं। तुम ही इसकी कीमत हो, तुम ही मेरी कीमत हो। अब माहौल पूरी तरह परफेक्ट डेट में बदल चुका था। पीछे हल्का रोमांटिक इंस्ट्रूमेंटल, लहरों की आवाज और चारों ओर जगमगाहट। अध्या का दिल अब भी बेचैन था, पर अब उसमें डर कम और भरोसा ज्यादा था। वो जान चुकी थी, अद्विक सिर्फ उसे सरप्राइज देने गया था। दूर नहीं, यॉट पर हल्की हवा चल रही थी। समुद्र से उठती ठंडी खुशबू, मोमबत्तियों की धीमी रोशनी और दूर दूर तक फैला आसमान, सब कुछ जैसे किसी दूसरी दुनिया का हिस्सा हो। अद्विक ने अभी भी उसे दीवार की तरफ से पकड़ा था, और अब वह दोनों काफी नजदीक थे। पेंडेंट उसकी गर्दन पर महीन रोशनी में टिमटिमा रहा था। अध्या ने गहरी सांस ली। आंखों में अब न डर था और न अफसोस, सिर्फ सच्चाई का दाब। उसने अद्विक को देखा, और फादर की वही आवाज उसके दिल में लौटी। सीधे कह दो, अद्विक, उसकी आवाज धीमी थी, पर पक्की। फादर ने मुझसे कहा, डर को दिल में बंद मत करो। जो कुछ भी मैं महसूस करती हूँ, उसे मैं अब छुपाऊंगी नहीं। मैंने तुम्हें वो सब इसलिए नहीं बताया कि मैं चाहती थी कि तुम अपनी दुनिया में मुझे सिर्फ एक याद बना लो। मैंने चाहा कि तुम जानो, मैं तुम्हें अब भी चाहती हूँ। पर इतनी लंबी खामोशी ने मुझे तोड़ दिया। मैंने हर दिन तुम्हारा इंतजार किया, और हर दिन ये सोचकर टूटती रही कि क्या तुमने मेरा कोई मायने ही नहीं समझा। मैंने डर के साथ जीना सीखा, डर कि मैं तुम्हें खो दूंगी, डर कि तुम मुझे कभी वैसे नहीं देखोगे जैसे मैं तुमको देखती रही। उसकी आवाज रुकी नहीं, आंसू भी थे, पर चेहरे पर उसकी हिम्मत साफ थी। अद्विक चुपचाप सुन रहा था। कभी उसकी आंखों में झलक उबली, कभी शर्म का रंग फैलता हुआ दिखा। उसने धीरे से अध्या का हाथ अपने हाथ में लिया और अपना चेहरा उसके पास झुका लिया। अद्विक, तुम्हें याद है, जब हम छोटे थे, मैं हमेशा तुम्हारे पीछे घूमती थी। सबको लगता था कि वो सिर्फ मासूम बचपन का लगाव है, पर वो लगाव कभी कम नहीं हुआ, बल्कि हर साल बढ़ता गया। लेकिन फिर मैं चली गए। मैंने हर रोज इंतजार किया। मुझे लगा शायद तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, शायद मैं तुम्हारे लिए कभी मायने रखती ही नहीं। उसकी आवाज भर्रा गई। भीड़ एकदम चुप थी। अद्विक की आंखें और गहरी हो गईं, पर वो अब भी कुछ नहीं बोला। अध्या ने आंसुओं के बीच कहा, आज मैं और नहीं सह सकती। अगर तुमने मुझे कभी चाहा ही नहीं, तो कह दो, ताकि मैं ये बोझ हमेशा के लिए अपने दिल से उतार दूं। पर अगर तुम में भी कहीं वो एहसास है, तो प्लीज अब छुपाओ मत। उसकी आवाज कांपते हुए टूट गई। तुम्हारे जितने भी सवाल हैं, अद्विक ने बेहद राहत और थोड़ी कड़वाहट के साथ कहा, उनका जवाब मैं तुमसे छुपा नहीं सकता, पर मैं तुम्हें बेवजह रोशन करने की भी कोशिश नहीं करूंगा। मैंने तुम्हें एक फोन, एक संदेश तक क्यों नहीं किया, और मैं जो बन गया वह सब क्यों किया? उसके पीछे एक वजह है। मैं तुम्हें खोते हुए देखना नहीं चाहता था। मैंने सोचा, अगर मैं कमजोर रहूंगी तो कोई भी तुम्हें चोट पहुंचा सकता है। इसलिए मैंने खुद को बदल दिया, दुनिया की किसी भी ताकत से टकराने लायक, किसी भी खतरे का सामना करने लायक बनने की ठानी। अद्विक की आवाज में अब कठोरपन के साथ गर्व भी था, पर वह गर्व किसी दिखावे का नहीं था, वह किसी वचन का था। उसने आंखों से अध्या को पूरा निहारते हुए माना, मैंने ऐसे रास्ते चुने जिनके बारे में तुम नहीं जानती, और शायद जानकर तुम डर जाओगी। मैंने वो पावर हासिल की जो आम लोगों के बस की नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि एक दिन मुझे तुम्हें सच में बचाना पड़ेगा,
न कि सिर्फ शब्दों में बल्कि हकीकत में। इसलिए मैंने दूरी रखी, ताकि जब मैं फिर तुम्हारे पास आऊं तो मैं तुम्हें असुरक्षित होने से रोक सकूं। मैं किसी से डरती नहीं, पर तुम्हारे लिए मैं हर चीज से डरती हूं। उसने धीरे से मुस्कुराकर जोड़ा, हाँ, कुछ काम अंधेरे में किए गए, कुछ रिश्ते कठोर फैसलों के साथ बने। मैं दुनिया में एक अलग नाम बनी, लोग मुझे ताकतवर मानते हैं। ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया। ये गलत लग सकता है, ये तुम्हें डरा भी सकता है, मगर मेरी इरादा सिर्फ तुम्हारी हिफाजत थी। अध्या की आंखों में अब मिले-जुले भाव थे, गुस्सा, राहत और एक गहरी पीड़ा। वह सोच रही थी कि यह सब सुनकर क्या करेगी, पर अद्विक ने उसके गाल पर उंगलियां रखीं और धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें अपने रास्ते पर अकेला छोड़ दिया। पर जान लो कि हर ठहराव का कारण सिर्फ तुम्हारी हिफाजत था। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि जिसने भी तुम्हें छूने की कोशिश की, मैंने उसे पीछे धकेल देने की ठान ली थी। यॉट की रोशनी में पेंडेंट जैसे और भी ज्यादा चमक रहा था। अध्या ने अपना सिर उसके कंधे पर टिकाया। वह थकान, वह सवाल, वह उम्मीद, सब एक पल में मिल गए। उसके होंठों से एक छोटा सा सिसक निकला, फिर उसने धीरे से कहा, अगर ये सब सच है, तो बताओ, अब हम आगे क्या करेंगे? क्या मैं उस दुनिया को जानूंगी? क्या मैं उस रास्ते का हिस्सा बनूंगी जहां तुम्हारी हर छाया इतनी गहरी है? अद्विक ने उसे आंखों में देखा, पुरजोर आश्वासन में बोला, तुम्हें किसी भी अंधेरे में नहीं छोड़ूंगी। पर तुम्हारे सामने एक वादा है, मैं तुम्हें वह सब सच्चाई सचेत होकर बताऊंगी। मैं तुम्हें आवाज दिलाने के लिए, साथ खड़े होने के लिए कहती हूँ। अगर तुम साथ चलो, तो मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। और अगर तुम चाहो कि इसे दूर रखूं, ताकि तुम्हें इसकी खबर न हो, मैं तुम्हारी चाहत का सम्मान करूंगी। बस ये जान लो, मेरी चुप्पी का मकसद तुम्हें बचाना था, प्यार में सब कुछ करने का। अध्या ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उसके दिल में अब भी भय था, पर साथ ही विश्वास का एक छोटा दाना भी अंकुरित हुआ। उसने अद्विक के कान में फुसफुसाते हुए कहा, मैं तुम्हें एक बार मौका दूंगी, पर सच्चाई की कीमत में हमें साथ खड़ा होना होगा। कोई राज अब और नहीं छुपेगा। अद्विक ने सिर झुकाकर वह वादा लिया, और फिर दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। समुंदर की ठंडी हवा, यॉट की हल्की खनकनाहट, और उन दोनों के बीच अब प्यार का कन्फेशन हुआ था। वह रात और भी गहरा और फिर भी शांत था। अद्विक ने अध्या का हाथ थामा और उसे यॉट के दूसरे हिस्से की ओर ले गया। रास्ते पर हल्की सी फेरी लाइट्स टिमटिमा रही थीं, और समुद्र की लहरें जैसे इस पल का संगीत गुनगुना रही हों। कुछ ही कदम आगे जाते ही अध्या ठिठक गई। वहां दो लोगों के लिए सजा एक डिनर टेबल था, मोमबत्तियों की कतार, ताज़े गुलाब और ऑर्किड से सजा हुआ। हल्की हवा में फूलों की खुशबू और मोमबत्ती की लौ का नाचना सब कुछ जादुई बना रहा था। टेबल के पास दो प्रसिद्ध संगीतकार खड़े थे, एक वायलिन बजा रहा था और दूसरा पियानो। उनके सुरों से बहती अंग्रेजी म्यूजिक की धुन पूरे माहौल को और भी ड्रीमी बना रही थी। अध्या की आंखें चमक उठीं। उसने धीमे स्वर में कहा, ये सब मेरे लिए। अद्विक ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं अध्या, ये सब हमारे लिए है। तुम्हारे बिना ये पल अधूरा है, और तुम्हारे साथ ही ये पूरा होता है। दोनों साथ बैठ गए। डिनर रॉयल और लग्जूरियस था, नाजुक क्रिस्टल ग्लास, सिल्वर प्लेटिंग और उनके सामने रखे दुनिया के बेहतरीन व्यंजन। लेकिन अध्या को सिर्फ अद्विक का साथ ही सबसे ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा था। डिनर के दौरान अध्या बार बार उसकी आंखों में देखती रही।
और हर बार उसे ऐसा लगता मानो अद्विक की नज़रों में उसका ही संसार बसा हो। अद्विक भी उसी इंटेंसिटी से उसे निहार रहा था, कभी उसका हाथ थामता, कभी उसके चेहरे से बाल हटाता, हर छोटा सा जेस्चर उसकी गहरी मोहब्बत को बयां कर रहा था। डिनर खत्म होते ही संगीतकारों ने हल्की सी रोमांटिक धुन बजानी शुरू की। अद्विक ने धीरे से अपनी कुर्सी पीछे खींची और हाथ बढ़ाकर बोला, नृत्य करोगी मेरे साथ, प्रिंसेस? अद्या हल्की सी शर्मा गई, मगर मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। दोनों टेबल से उठकर बीच में आए, जहां हल्की रोशनी में उनका अकेला संसार बस गया। वायलिन और पियानो की सोलफुल धुनों पर अद्विक ने अद्या को अपनी बाहों में समेट लिया। उनकी सांसें एक दूसरे को छूने लगीं, उनकी धड़कनों की लय एक हो गई। अद्या ने उसकी आंखों में देखा, और उसे ऐसा लगा मानो अद्विक की नज़रों में सिर्फ उसी का नाम लिखा हो। धीरे धीरे दोनों संगीत की धुनों के साथ झूमते रहे। ये डांस सिर्फ एक नृत्य नहीं, बल्कि दिलों की भाषा थी। फिर अचानक अद्विक ने कदम रोक दिए। उसने अद्या को और भी करीब खींचा। उनकी नज़रों का टकराना इतना गहरा था कि उसमें पूरी मोहब्बत बसी हुई थी। अद्विक की आवाज़ धीमी मगर बेहद सच्ची थी, अद्या, मैं तुम्हें जितना चाहता हूँ उसे शब्दों में बांधना नामुमकिन है। शायद यही वजह है कि जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो दुनिया भूल जाता हूँ, उससे पहले कि अद्या कुछ कह पाती। अद्विक ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए, एक गहरी, इंटेंस किस जिसने जैसे समय को थाम लिया। यह कोई साधारण चुंबन नहीं था, बल्कि उसकी हर दबी हुई मोहब्बत, हर अधूरी ख्वाहिश और अद्या के लिए उसकी हद से ज्यादा चाहत का इजहार था। अद्या ने भी उसकी बाहों में खोकर उस पल को अपना बना लिया। दोनों के बीच सिर्फ संगीत, लहरों की गूंज और दिलों की धड़कनों का संगम रह गया। अद्विक के होठों की गर्मी और उसकी बाहों की कसावट में अद्या पूरी तरह खो गई थी। वो पल जैसे हमेशा के लिए थम गया हो। अद्विक ने धीरे धीरे चुंबन को गहराई दी, और अद्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके हाथ अनजाने में अद्विक की गर्दन पर टिक गए। कुछ देर बाद अद्विक ने हल्के से उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में लिया और फुसफुसाया, तुम नहीं जानती अद्या, तुम्हें पाकर मैंने सब कुछ पा लिया। मेरे पास दौलत, ताकत, दुनिया की हर चीज है, मगर तुम्हारे बिना मैं अब भी अधूरा हूँ। अद्या की आंखों में नमी थी, मगर मुस्कान भी। उसने धीमी आवाज में कहा, और मैं इतने साल ये सोचकर तड़पती रही कि शायद तुम मुझे भूल गए हो, लेकिन आज समझ रही हूँ, तुमने मुझे कभी छोड़ा ही नहीं। अद्विक ने उसे कसकर बाहों में भर लिया। कभी नहीं, और अब तो बिल्कुल भी नहीं। दोनों धीरे धीरे डेक की ओर बढ़े। चारों ओर बस समुद्र और आसमान था, कहीं कोई और नहीं। ऊपर लाखों तारे चमक रहे थे और लहरों की हल्की आवाज उस माहौल को और भी सोलफुल बना रही थी। डेक पर पहले से एक कोजी जगह सजी हुई थी, वाइट कैनपी, हल्की फेरी लाइट्स, और बीच में एक मुलायम काउच। अद्विक ने अद्या का हाथ पकड़कर उसे वहां बिठाया। आज की रात सिर्फ हमारी है। उसकी आवाज गहरी थी। अद्या हल्की सी शर्मा गई। उसके गाल लाल हो चुके थे, और वो नजरें चुराने लगी। मगर अद्विक ने उसका चेहरा ऊपर उठाया और कहा, नजरें चुराकर मत भागो अद्या, मैं तुम्हें हमेशा अपनी नजरों में देखना चाहता हूँ। फिर उसने उसके माथे पर किस किया, धीरे से गाल पर, और आखिरकार होठों पर एक और लंबा, गहरा किस। इस बार अद्या ने भी बिना किसी झिझक के उसे पूरी तरह महसूस किया। वो किस हल्का नहीं था। उसमें अद्विक की तड़प और अद्या की चाह दोनों मिलकर आग जला रही थीं। अद्या ने पहली बार पूरी तरह खुद को अद्विक के हवाले कर दिया। उसके हाथ अद्विक की गर्दन में कसकर बंध गए और दोनों का चुंबन गहरा होता चला गया। संगीतकार अब तक जा चुके थे। सिर्फ हवा और लहरें गा रही थीं।
दोनों साथ बैठकर घंटों बातें करते रहे, बचपन की यादें, अद्वैत के स्ट्रगल्स, अद्या के डर और उनका आने वाला सफ़र। धीरे धीरे बातचीत की जगह खामोशी ने ले ली। अद्वैत की उंगलियां अद्या की उंगलियों में उलझ गईं। वो उसकी आंखों में देख रहा था और अद्या उस गहराई में खोती जा रही थी। अद्या, अद्वैत ने धीमे स्वर में कहा, आज के बाद कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा, चाहे दुनिया कितनी भी साजिश करे। मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। अद्या ने सिर उसके सीने पर रख दिया। और मैं भी अब डरना छोड़ दूंगी। अगर तुम हो तो मुझे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। उस पल उनके बीच सिर्फ एक ही सच्चाई थी, प्यार। अद्वैत ने उसे बाहों में उठाया और अंदर बने खूबसूरत रूम की ओर बढ़ा। वहां पहले से ही रॉयल स्वीट की तरह सब सजाया गया था, सॉफ्ट लाइटिंग, गुलाब की पंखुड़ियां और हल्की सी खुशबू। कमरे में हल्की सुगंध और मोमबत्तियों की रोशनी जल रही थी। उसने अद्या को नरमी से बिस्तर पर रखा और उसके माथे को चूमते हुए फुसफुसाया, आज की रात सिर्फ हमारी है, और मैं वादा करता हूँ, अब कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अद्या ने उसकी उंगलियां थाम लीं और हौले से कहा, मैं भी हमेशा सिर्फ तुम्हारी रहूंगी। अद्वैत। उसके बाद रात का हर लम्हा दोनों के बीच गहरी नज़दीकियों और अनकहे वादों में बदल गया। अद्वैत ने अपना कोट और शर्ट उतार फेंका था और उसके बाद आद्या पर झुक के आद्या को जोश से चूमने लगा। आद्या भी उसका पूरा साथ दे रही थी। आद्या की ड्रेस जो पहले से ही ऑफ शोल्डर थी वो सड़क के नीचे आ गई थी, जिसका खूबसूरत उभार हल्का दिख रहा था। उसकी गर्दन और उसके कॉलर बोन को भी चूम के लव बाइट दे रहा था। फिर उसने अपना हाथ अद्या के नाजुक ब्रेस्ट पर रखा। अद्वैत को ऐसा लगा ये कितना सॉफ्ट है, वो इसे महसूस करना चाहता था। वो बिल्कुल उसके हाथ के आकार के थे, ना बड़े ना छोटे। अद्वैत को अपनी छाती को ऐसा पकड़ के गुर्ता पाकर आद्या का चेहरा लाल हो गया और वो शर्माने लगी। अद्वैत उसकी ऐसी हरकत देखकर और उत्साहित हो रहा था। उसे अपनी छुअन से आद्या का शर्माना बहुत अच्छा लग रहा था। उसने आद्या से कहा, ये बहुत खूबसूरत है, इस पे सिर्फ मेरा हक है। ये कहते हुए उसने आद्या की ब्रेस्ट को हल्का दबा दिया, जिसे आद्या की हल्की आह निकल गई। आद्या की आहें सुनके अद्वैत अब पागल हो गया। उसने अपने दोनों हाथ अद्या की ब्रेस्ट पर रख उसे दबाने लगाया और दूसरी तरफ अद्या को डीप लिप किस भी कर रहा था। धीरे धीरे वो आगे बढ़ा। वो अद्या की पतली कमर तक चला गया। अद्या की स्किन किसी छोटे बच्चे की तरह चिकनी मुलायम थी, किसी माखन मलाई जैसी, और उसके दूध सा गोरा रंग या चार चांद लगाता था। अद्वैत ने उसकी नाभि को हल्के से चूमा, फिर उसकी पूरी खूबसूरत कमर पर अपनी शिद्दत बरसाए। अब तक उसने अपनी आक्रामक कार्रवाई के चलते अद्या की ड्रेस को दो टुकड़ों में फाड़ दिया था। आद्या अब सिर्फ खूबसूरत ब्लैक पैंटी में थी। आद्या को ऐसे देख अद्वैत का नियंत्रण खो रहा था। वो फिर कमर से ऊपर बढ़ा या उसकी मुलायम उबर को एक केर अपने मुंह में लेकर चूमने और बाइट करने लगाने था, जिसे उसकी छाती अब खूनी लाल हो गई थी, जिसे अब किसी भी वक्त खून निकले। अद्वैत की ऐसी हरकतों से आद्या तड़प उठी थी। वो बार बार आह आह की आहें भारती हुई अद्वैत का नाम ले रही थी और आद्या ने अपने दोनों हाथ अद्वैत के बालों में फेर रही थी। अद्वैत को ऐसे उसके मुंह से अपना नाम सुनना बहुत अच्छा लग रहा था। अब अद्वैत ने उसकी छाती में से सिर बाहर निकाल उसे कहा, जान, अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, क्या मैं और आगे बढ़ूं? ये कहता हुआ वो उसे प्यार से देख रहा था। उसको उसकी इजाजत मांगता देख आद्या को उसकी ये बात पसंद आई। फिर उसने शर्म कर नजारे नीचे की देखे, लेकिन इस वक्त वो आगे बढ़ने के लिए थोड़ी झिझक रही थी। उसकी झिझक देख अद्वैत ने उसे प्यार से चूमा या कहा, कोई बात नहीं, मुझे अभी कोई जल्दी नहीं है, मैं अभी तुम्हारे साथ इतना खुलने पर खुश हूँ। आगे जब तुम
पूरी तरह से श्योर हो जाओ तब हम आगे बढ़ेंगे। पर हाँ जान, मुझे ज़्यादा इंतजार मत कराना। अब जब मैंने तुम्हारा आधा स्वाद चख लिया है तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है तुमसे दूर रहना। उसकी ऐसी इतनी खुली बात सुन अद्या को या शर्माने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था ये वही इंसान है जो पूरा समय बिना किसी अभिव्यक्ति के रहने वाला इसी बात कर सकता है। अद्या का रिएक्शन देख अद्विक समझ गया था अद्या क्या सोच रही है। तो उसने उसे नाक पर किस करते हुए कहा, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है क्योंकि तुम्हारी सामने मेरा खुद पे काबू खोने लगाता है। आद्या ने कुछ नहीं कहा, बस यूं से देखती रही। वो दोनों अभी भी कैसी अजीब सिचुएशन में थे। आद्या अद्विक के नीचे थी और अद्विक उसके ऊपर। वो दोनों एक दूसरे से बिना कपड़ों के लिपटे हुए थे। आद्या ने अद्विक को हल्का हिलाने की कोशिश की पर अद्विक तस से मज नहीं हुआ। अद्विक को उसकी ऐसी हरकतें देख बड़ा मजा आ रहा था। अद्विक को वो अपने नीचे किसी खरगोश के बच्चे जैसी लग रही थी। अद्विक ने उसे किस करते हुए कहा, बेशक हम आज आगे ना बढ़ रहे हो पर मेरा मन अभी नहीं भरा है और तुम्हें मुझसे अभी शांत भी करना पड़ेगा। ये कह के वो फिर से आद्या पर टूट पड़ा। ना जाने कब तक अद्विक की शिद्दतें अद्या पर बरसात रही। रात भी गहरा गई। वो दोनों एक दूसरे को अपने प्यार का एहसास दिला रहे, उनकी मोहब्बत के गवाह बने और समुद्र की लहरें उनकी धड़कनों के साथ सुर मिलाने लगीं। वो रात सिर्फ मोहब्बत की नहीं बल्कि उनके रिश्ते की नई शुरुआत थी। अब देखन और भी मज़ेदार होगा क्या होता है कहानी में आगे, कैसी होती है दोनों की एक दूसरे के प्यार में सुबह। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे मुझे आगे लिखने में मज़ा आए या जिसे मैं आपको ऐसी ही कहानी सुनाती रहूं।